नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। रामपुर से समाजवादी पार्टी से आसिम रजा उपचुनाव लड़ेंगे। आजम खान ने उनके नाम पर मुहर लगाई। तंजीन फातिमा को टिकट नहीं दिया गया। आजम खान के करीबी हैं आसिम रजा। एसपी ऑफिस में बैठकर आजम खान ने ऐलान किया। वहीं बीजेपी ने घनश्याम लोधी को मैदान में उतार दिया है। बात आजमगढ़ उपचुनाव की करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेला है। निरहुआ ने आज बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन भी किया। वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया है। आजमगढ़ से जहां बीएसपी से गुड्डू जमाली को उतारा गया है तो वहीं रामपुर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा उपचुनाव में पार्टियों को वॉकओवर दे दिया है, यानी वो दोनों ही जगहों से चुनाव नहीं लड़ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। गढ़ में निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव। कभी जाति खातिर, कभी धर्म खातिर, अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैली। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरों के दें। 2-3 दिन से चर्चाएं हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाएं, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है। ये कुछ सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए। रामपुर से घनश्याम लोधी वर्सेस आसिम रजा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुजीत सम्राट हमारे साथ हैं, नेता हैं आप बीएसपी के। शुरुआत में एसएन सिंह साहब आपसे ही करूंगा। आपने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कर दिया गया। आजमगढ़ से बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा है लेकिन रामपुर से नहीं उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने तो वॉकओवर ही दे दिया है। कितनी बड़ी चुनौती उपचुनाव में आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी और मुख्य विपक्षी दल के प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, कोई समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी की लोकप्रियता, डबल इंजन की सरकार, हमारी कल्याणकारी योजनाएं, ढेर सारे ऐसे कार्य जिसके नाते एक शानदार जीत रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और जिस तरह से अमेठी में एक परिवार का जो हश्र हुआ था, जिस तरह से हार हुई थी, वही हार आजमगढ़ में सैकड़ों परिवार की होने जा रही है, क्योंकि वहां की जनता मन बना चुकी है कि इस बार हम जिले के बाहर के प्रत्याशी को वोट नहीं देने वाले हैं, ऐसे आदमी को वोट देने वाले हैं जो आजमगढ़ से हो। और निरहुआ जी काफी दिन से काम वहां पे कर रहे हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी। इस नाते आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके इसी वाले तर्क पर आपको रोक रहा हूं। आप ये करें कि जिले से बाहर वाले को वोट नहीं करेंगे। अखिलेश यादव भी जिले से बाहर थे। 2019 में भी परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी थी। डबल इंजन की आपकी सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार। आपने तब भी योजनाओं को धरातल पर उतारा। तब ऐसा क्या नहीं हुआ जो इस बार हो जाएगा और आपको लग रहा है कि निरहुआ यहां पर इतिहास रच जाएंगे? देखिए, पहले तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, कभी हम 2 ही सीट पाते थे देश में, लेकिन धीरे धीरे लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है। आज मन परिवर्तित हो रहा है कि भाई हमने अखिलेश यादव जी को यहाँ की सीट दी और वो छोड़ के चले गए। और डबल इंजन की सरकार है। आज जिस तरह से देश और प्रदेश में कमल की बयार बह रही है, प्रदेश का विकास हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आजमगढ़ के लोग चाहते हो कि आजमगढ़ उससे अछूता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश स्तर का विश्वविद्यालय दिया, वहां पे जो सड़कें दी, जो सुरक्षा दिया, इसके नाते भी प्रदेश की जनता और आजमगढ़ और रामपुर की जनता का मन बदल गया। और पहले भी हम वहां से चुनाव जीतते रहे। रामपुर से तो हमारे 3-3 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। ठीक है, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आजमगढ़ में क्या हाल रहा वो भी आप जानते हैं सिंह साहब। कीर्ति निधि पांडे जी, सिंह साहब का यह कहना है कि वहां की जनता का मन बदल गया है। अखिलेश यादव ने वहां से सांसदी छोड़ दी है, लिहाजा जनता ने तय किया है कि जिले से बाहर वाले को हम किसी को अपना वोट नहीं देने वाले। ये तर्क है उनका। देखिए अमित जी, अखिलेश यादव जी विधानसभा के चुनाव के बाद पूरी वार्ता करके वहां के विधायकों से
नेताओं से, कार्यकर्ताओं से राय बात करके आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को उम्मीदवार बनाया। और आजमगढ़ का तो इतिहास अलग है। आजमगढ़ तो हमेशा समाजवादियों के साथ रहा। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, तब भी 10 सीट की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम आजमगढ़ के अंदर किया। और रामपुर का चुनाव भी, जो तमाम बयानबाजी, कयासबाजियां थी कि आजम साहब नाराज हैं, कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, मदद नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी, वो सब भ्रम टूट गया। रामपुर में भी टूट गया। और रामपुर आजमगढ़ दोनों सीट हमारी थी और फिर पुनः हम दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जहां तक बात यशवंत सिंह साहब कर रहे थे कि बाहरी को नहीं जिताएगी, लोकसभा के चुनाव के बाद दिनेश लाल यादव कितनी बार आजमगढ़ गए हैं, आजमगढ़ के लोगों को पता है। फिर चुनाव लड़ने गए थे और चुनाव लड़ने फिर जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव कितनी बार गए वो भी पता होगा, लेकिन एक बात जल्दी से ये बता दीजिए कि रमाकांत यादव धर्मेंद्र यादव के साथ हैं या फिर कोई चुनौती उत्पन्न करने वाले अलग से पर्चा खरीद लिया उन्होंने? जल्दी से इस पे रिएक्शन, उसके बाद मैं सुजीत जी के पास जाऊंगा। खरीदना, तैयारी करना, ये सब एक रणनीति का हिस्सा है। धर्मेंद्र यादव जी लड़ेंगे और पूरी पार्टी उनकी मदद करेगी। ठीक है सुजीत सम्राट, आपको लग रहा है कि गुड्डू जमाली वो कर जाएंगे जो अभी तक आजमगढ़ में बीएसपी के लिए नहीं हुआ है? इस बार धर्मेंद्र यादव की भी हार हो जाएगी, बीजेपी प्रत्याशी की भी हार हो जाएगी और बीएसपी के लिए यहां पर हाथी दौड़ चलेगा। क्या वो फैक्टर होगा जिसके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आजमगढ़ में हाथी दौड़ेगा, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा आजमगढ़ में मोस्टली बहुजन समाज पार्टी के लोग जीते हैं और वहां से अखिलेश जी ने अपनी जो सीट छोड़ दी है, तो वहां के लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर कोई अगर शासन दे सकता है, कोई अगर इस सीट को सही निर्णय दे सकता है और यहाँ पर न्याय दे सकता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी दे सकता है। और वहाँ बहुत मजबूत है हम। और अब की बार बहन कुमारी मायावती ने वहाँ बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को उतारा है, उनकी जीत निश्चित है। और पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बनाया है कि भाई 2024 में तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर आने वाले हैं। और जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बाहरी नहीं जीतेगा, बाहरी नहीं जीतेगा, तो इनको बताना है कि उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहाँ का मतलब आप देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़िए, जो दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं प्रधानमंत्री जी, वो भी उत्तर प्रदेश में आकर जीत जाते हैं। तो लोगों को बाहरी होना ये नहीं बात होती है, बात है कि वहाँ का जो लोकल आदमी है वो हमारे प्रत्याशी हैं और वो जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे अब की बार। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रत्याशी है। रामपुर में आपको कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला? नहीं, देखो आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास देखा होगा, बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, पर बहन कुमारी मायावती ने एक सीट पर लड़ने का निर्णय किया है। वो हमारे इंटरनल फैसला है। बहन जी जो भी निश्चित करती है, जो भी निर्णय लेती हैं, वो सोच समझ कर लेती हैं। तो आपने कहा कि आजमगढ़ में आपको गुड्डू जमाली के रूप में एक अच्छा चेहरा मिल गया है, तो सवाल ये है कि बीएसपी को क्या रामपुर में कोई अच्छा चेहरा नहीं मिला क्या? नहीं, बात अच्छे चेहरे की नहीं है। हमारी पार्टी निर्णय करती है कि कहाँ लड़ाना है, कहाँ नहीं लड़ाना है। 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आजमगढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर हम पहले भी मजबूत रहे हैं और आजमगढ़ के लोगों ने मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको जीत लेकर आएंगे। और जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं आपकी पार्टी तय करेगी ना भाई लड़ाना है नहीं लड़ाना है। लेकिन 2024 की तैयारियों में बाधा पड़ जाती है। अगर रामपुर से आप चुनाव लड़ते तो आजमगढ़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रियंका गुप्ता जी, हमारी इंटरनल पॉलिसी है, देखो हर पार्टी की इंटरनल पॉलिसी होती है, कहाँ लड़ाना है, हो गया। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारे मन से लड़ाइए? कांग्रेस तो कहीं भी लड़ा रही है। आप अपने कांग्रेस के पास ही जा रहा हूं मैं। प्रियंका गुप्ता जी, सुजीत सम्राट ये कह रहे हैं कि हमने कम से कम आजमगढ़ में प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस ने तो किसी भी सीट से प्रत्याशी नहीं उतारा। 24 की ऐसी तैयारी चल रही है क्या? देखिए, जो हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है वो यही डिसाइड किया है कि वो चाहे रामगढ़ हो, चाहे जो है रामपुर हो या आजमगढ़ हो, दोनों ही सीटों से अपने प्रत्याशी को ना उतारने का जो है संदेश दे चुकी है पार्टी। और पार्टी का ये डिसीजन इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स थे उनको मद्देनजर रखते हुए हमने पार्टी के पुनर्निर्माण की ओर ध्यान देने के विषय में जो भी प्लानिंग की है उसके अनुसार ये जो है निर्णय लिया गया है। दूसरी बात अभी मैं ये बताना चाह रहे थे, तो खुद की पार्टी का पहले हालत देख लें, पहले ये देखें कि अपनी जो जितनी भी पार्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो कहाँ करते हैं। ये तो जनता के मुद्दे भी नहीं उठाते और उसके बाद बातें यहाँ बड़ी बड़ी कर रहे हैं। पूरे 5 साल ये गायब रहे, इन्होंने जनता के कोई मुद्दे नहीं उठाए। इवन जहाँ भी अन्याय हुआ वहां ये नहीं है। उसके बावजूद ये आदमी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये ब्लेम करें। कांग्रेस पार्टी तो पूरे 5 साल तक जनता की आवाज बनी रही और आगे भी बनी रहेगी। चुनाव ठीक है प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड को उनको छोड़ दीजिए।
आपके अपने कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी के, उनके मन में सवाल नहीं आएगा क्या कि बताइए हम 2024 की तैयारी की बात कह रहे हैं, उदयपुर से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली दरबार में भी बैठकें हो रही हैं और हम एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? देखिए, चूंकि कार्यकर्ताओं के जो मनोबल की बात आप कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पार्टी पूरी तरह से प्लान कर चुकी है कि किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को और किस तरह से नए लोगों को उसमें जोड़ना है। उसके लिए पूरा प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, चाहे चिंतन शिविर हो, चाहे जो है इससे पहले जो उदयपुर में हुआ था, जो शिविर लगा था, उन सारी चीजों को उसी से कोरिलेटेड है। पूरे ब्लॉक लेवल पर हर जगह हम लोग एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, जिसका काम यही होगा कि किस तरह से हम जनता के जो जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब जाएं, वो मुद्दे उठा सकें जो जनता के मुद्दे हैं और जनता की फिलहाल तो विरोधाभास नजर आ रहा है, जनता के करीब भी जाना है और चुनाव से दूरी भी बनाए रखनी है। सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी का दोनों ही सीटों पर वॉकओवर दे देना, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए कुछ हद तक नुकसान होगा, दूसरी पार्टियों को इससे फायदा मिलेगा, या आपको लग रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा? और साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि घनश्याम लोधी आजमगढ़ में आजम खां के किले में सेंधमारी कर पाएंगे, माफ कीजिएगा रामपुर में? जी देखिए, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जो भी वोट है वो दूसरे पार्टियों की है, इसलिए इससे कोई भारतीय जनता पार्टी या दूसरे को असर नहीं पड़ेगा, पहला। दूसरा, आजम खान के पहले करीबी थे, समाजवादी पार्टी में थे वो घनश्याम लोधी जी, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी पकड़ होगी। और पहले भी वहां पे हम चुनाव जीतते रहे हैं, 1991 में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र कुमार जी चुनाव जीते हैं, और 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी साहब चुनाव जीते हैं रामपुर से, पुनः 2014 में नेपाल सिंह जी रामपुर से चुनाव जीते हैं। चूंकि वहां 52 बनाम 48 का भी समीकरण शुरू हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाते हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। और आजम खान साहब पे आप देखिए, वहां के लोगों ने FIR दर्ज कराया था, वहां के लोग कितने नाराज हैं, इसको आप देखेंगे इस चुनाव में सब कुछ सामने निकल कर आएगा। हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े भाई आजमगढ़ को लेके बात कर रहे थे, वो आजमगढ़ में आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने 2 बार अंगद यादव और बलराम सिंह जी को चुनाव लड़ा था, और दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत जी एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी थे और एक बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। रमाकांत यादव जी नाराज चल रहे हैं, तो उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। मान गए एकदम आखिर में, तब आप कह रहे थे अभी तक कि आजम खान साहब नाराज चल रहे हैं, देखिए इंटरवल के बाद पूरी पिक्चर ही पलट गई। ऐसे अगर वहां पर रमाकांत यादव की नाराजगी दूर हो गई, वो समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे, तो अगर आप उनके आधार पर जीत की उम्मीद लगाए बैठे फिर तो आपको झटका लगेगा ना। पांडे जी, ऐसा क्या किया आप लोगों ने कि इंटरवल के बाद पूरी पिक्चर ही पलट गई? कहा जा रहा था कि आजम खान साहब नाराज हैं, दिल्ली में मुलाकात होती है, 2.5 घंटे तक बातचीत होती है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ऑफिस में आकर आजम खान साहब ही यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देते हैं। देखिए अमित जी, मैं तो लगातार कई चैनलों के डिबेट्स में कहा था इस बात को कि आजम साहब नाराज नहीं, और समाजवादी पार्टी कल भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ और कल भी उनके साथ रहेगी। उसका प्रमाण आजम साहब ने आज दिया, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद रहे, वहां से उम्मीदवार का ऐलान किए, और पूरी ताकत के साथ मैं कह रहा हूं रामपुर में आजम साहब समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे और आजमगढ़ के उपचुनाव में भी प्रचार करने का काम करेंगे, जिससे पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। और जो बात यशवंत सिंह साहब कह रहे हैं, जीत और हार लोकतंत्र में चुनाव में होता है, लेकिन नेताजी इसी सीट पे जीते, आदरणीय अखिलेश जी इसी सीट पे जीते आजमगढ़ की। और मैं तो कह रहा हूं कि जब आपकी हवा थी तब 10 की 10 सीट आजमगढ़ में हम जीते। एक चर्चा ये चल रही थी पांडे जी, वैसे तो पार्टी के भीतर की बात है, एक चर्चा चल रही थी कि चूंकि कपिल सिब्बल ने ही मुलाकात का ये सिलसिला शुरू करवाया, बातचीत उन्होंने ही करवाई और उनको समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो तंजीन फातिमा को लोकसभा का प्रत्याशी यहां पर उपचुनाव में बनाया जा सकता है। फिर ऐसा क्या रहा कि तंजीन फातिमा का नाम पीछे हो गया, आजम साहब यहां पर आसिम रजा के नाम पर सहमत हो गए? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं अमित जी, कई बार मैं कहा कि कपिल सिब्बल साहब की मदद 2016 के राज्यसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने किया था, तब भी कांग्रेस पार्टी के पास उतने एमएलए नहीं थे, तब भी हम लोगों ने उनकी मदद किया था, और आज हमारे समर्थन से फिर सिब्बल साहब राज्यसभा गए। दूसरी बात, तंजीन फातिमा जी लड़े, आसिम रजा लड़ रहे हैं, ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, और इस फैसले पर मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ
माननीय आजम साहब की भी सहमति है, क्योंकि वहां से वो लोकसभा के उम्मीदवार रहे। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से उतारने के पीछे का क्या आधार? आप कहेंगे कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे ना। देखिए, चुनाव जीतना है और जीतने के लिए मैंने कहा ना कि वहां के 10 के 10 विधायक हमारे पास हैं। सारे विधायकों से राय बात, और राय बात के बाद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का प्रपोजल, और धर्मेंद्र यादव जी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। व्यवहार कुशल सोशल व्यक्ति है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, निश्चित रूप से आजमगढ़ के लोग पसंद करेंगे और बेहतर परिणाम धर्मेंद्र यादव जी के पक्ष में देने का काम करेंगे। ठीक है, सुजीत सम्राट, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के वॉकओवर दे देने से बीएसपी को कोई नुकसान होगा या फायदा होगा? मैं प्रियंका जी से भी ये सवाल करूंगा, लेकिन आप अपने आप को कहां देख पा रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी वॉकओवर दे रही है और बीजेपी और समाजवादी कह रही है कि मुकाबला तो हम दोनों के बीच में है? तो ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है शायद हमारे पास। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, आप लोग 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, 2022 के उपचुनाव में आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया है, लेकिन आप ये बता सकती हैं कि किस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है? 24 को लेकर वो कौन सी नीतियां होंगी जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि 22 में आप लोग मजबूत नहीं हैं, लेकिन 24 आते आते इतना मजबूत हो जाएंगे कि आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर यह माना जाए कि तब आपकी तैयारी इतनी मुकम्मल हो जाएगी कि आप प्रत्याशी उतार देंगी? देखिए, मैं समझती हूँ जहां तक इस समय जो समस्याएं हैं एक आम व्यक्ति की, वो सबसे ज्यादा महंगाई, और महंगाई को लेकर कांग्रेस हमेशा से ये कहती आई है कि किस तरह से महंगाई को कम किया जाए और किस तरह से जो लोगों की आय बढ़ाई जाए। इन चीजों पर ध्यान ना देने की वजह से सरकार के लिए जो मन में लोगों के एक विश्वास होता है वो धीरे धीरे चकनाचूर होता चला जा रहा है। आज लोगों को ये पता चल गया है कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है और जिस तरह से उसके एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी जो खर्चे हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के, वस्तुओं के मूल्य बढ़ चुके हैं। खुदरा महंगाई हो या फिर आपकी जो है थोक महंगाई हो, हर जगह महंगाई का जो स्तर है वो 30 सालों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है और सरकार है वो सिर्फ रोजगार खत्म करने की बात करेंगे, रोजगार का सृजन कैसे करना है इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी इनको जोर तरीके से उठाएगी, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं और जनता की आवाज बनना हमारा धर्म, चाहे हमें 2 सीटें मिली हो, चाहे हमें कम वोट मिली हो, लेकिन हम जनता की आवाज अपनी आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। ठीक है सिंह साहब, विपक्ष के पास अनेकों मुद्दे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, उसका यह कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी के पास वो कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां होंगी जो आप इस उपचुनाव में लेकर जा रहे हैं और 24 में जो आप जनता के बीच में रखने वाले हैं? बहन का जवाब ये है कि अभी तो जिसमें खुद चयन करना है, पार्टी का चयन करना है, और पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष के लिए नहीं चयन कर पा रहे कि कौन होगा। तो जो आप जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, आप देखिए कानून का राज्य स्थापित हुआ है। महिला सुरक्षा पे हम लोग ने पर्याप्त मात्रा में कार्य किया है और सड़क और सुरक्षा के को ही लेकर हम जो है राशन शासन और अनुशासन को लेकर हम विधानसभा के चुनाव में गए थे और जनता का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले दिन से इस बात को कार्य कर रहे हैं कि पहले कार्यकाल में हमने जो कार्य किया था उससे दूने गति से कार्य किया जाए, और उसी को लेकर 2024 में भी हम जनता के बीच में जाएंगे। विकास के कार्यों को लेकर, राष्ट्र के कार्यों को लेकर और ऐसे सारे चीजों को लेकर हम जाएंगे जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान से लेकर है, और उसी के नाते एक भारी जीत 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। ठीक है पांडे जी, राशन, शासन और सुशासन, ये 3 फैक्टर रहे 2022 में बीजेपी की जीत के, और यहां पर सिंह साहब का ये कहना है कि उपचुनाव में भी यही तीनों फैक्टर लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका हम जिक्र करेंगे। बड़े पैमाने पे एक फर्जी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम राशन कार्ड लोगों के निरस्त कर दिए गए। अभी तक इस बात का आदेश सरकार ने नहीं दिया कि जिनके राशन निरस्त है उनके राशन बहाल किए जाते हैं। और दूसरी बात, जहां तक प्रशासन का, उसका तमाम उदाहरण है, प्रयागराज हो,
चंदौली हो, और जो तमाम पुलिस के लोग महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए तमाम घटनाएं घट रही हैं, कानपुर हिंसा की घटना जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई, ये लगातार शासन जो है वो दिख रहा है। और इन तमाम मुद्दों पे एक बात मैं जरूर कहूंगा अमित जी, भारतीय जनता पार्टी से गवर्न हो रही है बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में, और भारतीय जनता पार्टी के मतों का ध्रुवीकरण बीजेपी की तरफ हो गया था, जिसको बीजेपी ने स्वीकार किया कि इसी वजह से हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए, और यही वजह है। ठीक है, अगर आपने उसको डिकोड कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपको फायदा होगा, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो यहां पर चारों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जो चाल थी उसका खुलासा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वॉकओवर दे दिया है, बीएसपी ने रामपुर से कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है। आजमगढ़ में देखना होगा कि किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलता है और पब्लिक की तरफ से किसके नाम पर मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।